नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने बात की थी कल भाग 5 की। भाग 5 में हमने देखा था कि भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन था। संघ सरकार में हम पढ़ रहे थे कार्यपाल का। तो कार्यपाल का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता है वो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उसके बाद में संसद में चुने जाने योग्य हो, लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये थी उसकी योग्यताएं। चुनाव का तरीका आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है कि उसे डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट करते हैं। और एकल संक्रमणीय पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन करती है। तो कौन कौन से जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं वो हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा से मैं कर रहा हूं यहाँ पे, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये ही राष्ट्रपति को वोट देते हैं। उसके बाद में निर्वाचन आयोग में 15,000 रुपये की धनराशि जमा करानी होती है। यदि कोई भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कुल वोटों का 1/6 वोट नहीं ला पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें जो कि आर्टिकल 61 कहता है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से चलाया जा सकता है। राज्यसभा से भी चलाया जा सकता है, लोकसभा से भी चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की एकमात्र कारण है कि संविधान का उल्लंघन करना। अगर राज्यसभा के सदस्यों को लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो 1/4 सदस्य प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद में यह प्रस्ताव अगले सदन में जाता है और यह सदन जब 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है। राष्ट्रपति को हटना होता है। लेकिन इस सभी प्रोसेस को करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। ये थी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। इसमें विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों के मतलब दोनों सदनों के टोटल सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, दोनों सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे और विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते थे। इसमें खाली राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आगे बात करूं मैं आज के आर्टिकल 77 की। आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। यदि भारत सरकार का कोई काम है वो सभी जितने भी काम हो रहे हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। जो भी काम प्रधानमंत्री करते हैं या जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री लाते हैं
उन सभी को कार्य करने के लिए जो शक्तियाँ या जो काम कर रहे हैं उन सब की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है, प्रधानमंत्री को। ये आर्टिकल 78 कहता है। आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के किसी मतभेद पर अगर विचार विमर्श नहीं हो रहा है तब लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के तौर पर बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। फिर है 111 राष्ट्रपति की विधेयक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की विधेयक शक्तियाँ ये हैं कि जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो बिना राष्ट्रपति के साइन किए वह अधिनियम नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, तो इसी वजह से राष्ट्रपति की विधेयक शक्तियाँ भी दी गई हैं। तो राष्ट्रपति की 3 विधेयक शक्तियाँ दी गई हैं, अत्यांतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, मना कर सकता है, अपने पास रख सकता है, दोबारा संशोधन के लिए लौटा सकता है या फिर अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। तो जो अत्यांतिक वीटो है वो यही है कि वो दोबारा उसे अत्यांतिक वीटो में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है। किसी भी विधेयक मतलब बस धन विधेयक नहीं होना चाहिए। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी अनिवार्य है। यदि धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति अपने पास उसे रख सकता है। निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो में कि राष्ट्रपति उसे दोबारा संशोधन करने के लिए सदनों को भेज सकता है जिस सदन से वह पारित हुआ है। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति ना तो उस पर साइन करता है, ना मना करता है और ना ही उसे दोबारा संशोधन करने के लिए लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उनके डाक अधिनियम पर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उसके बाद में चलते हैं 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। तो किसी आपातकाल की स्थिति में यदि कोई विधेयक या कोई अधिनियम लाना हो और संसद की बैठक ना हो रही हो तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत अधिनियम जारी करता है। राष्ट्रपति का वो अध्यादेश एक अधिनियम के तहत ही कार्य करता है जो दोनों सदनों द्वारा विधेयक ऊपर जाकर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में। वो कब है? यदि कोई एक सदन हो, दोनों सदन ना हो, खाली एक सदन हो तब भी कोई विधेयक, क्योंकि किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए दोनों सदनों का होना अनिवार्य है और राष्ट्रपति के साइन होना अनिवार्य है जब वह अधिनियम बनता है। तो यदि संसद में एक सत्र ना चल रहा हो, दोनों सदन ना हो, एक सदन हो या फिर कोई अनिश्चितकालीन बहुत जल्दी किसी अधिनियम की जरूरत पड़ जाए, ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और यह अध्यादेश संसद के बैठक होने से 6 हफ्ते तक रहता है। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है 6 हफ्ते तक, यानी 42 दिन तक ही रहता है। उसके बाद संसद चाहे तो इसे निरस्त कर सकती है या फिर इसे कानून बना सकती है, स्थायी कानून बना सकती है, जबकि अध्यादेश स्थायी कानून नहीं होता है। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए। उसके बाद में राष्ट्रीय आपातकाल, किसी युद्ध की वजह से या कोई और आपदा आ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल में सारी सरकारें विफल हो जाती हैं और संघ सरकार का काम होता है। राष्ट्रपति के अंडर सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। 365 में राष्ट्रपति शासन, यह भी राज्यों में लगाया जाता है। इसका मतलब है यदि कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उसके बाद में चुनाव कराने होते हैं। यदि कोई सरकार 365 में अपना बहुमत खो देती है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये सभी अनुच्छेद थे राष्ट्रपति से संबंधित। आगे बात करेंगे
राष्ट्रपतियों की, कौन कौन से राष्ट्रपति हुए और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो आज के लिए धन्यवाद।